इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। प्रतीक तनु के घर से अपनी नोट्स ले आया था और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगा। तभी उसमें से एक लेटर नीचे गिरा और प्रतीक ने उसे उठाया। वो तनु का लेटर था जिसे तनु ने जाने से पहले लिखा था। उस लेटर में लिखा था, डियर प्रतीक, लेटर लिखते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। रोज तुमसे आमने सामने अपने दिल की सारी बात कह दिया करती थी, पर आज तुम्हें वही सारी बातें लेटर में लिखकर बतानी पड़ रही है। पता नहीं जाने से पहले तुमसे मिल भी पाऊंगी या नहीं, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये लेटर मेरे जाने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। पता है, जब रुचि ने तुम्हें पहली बार किस किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। वो मेरी दोस्त है, पर फिर भी ऐसा लगा कि जैसे कि उस वक्त रुचि को नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पास होना चाहिए। जब भी तुम्हें कोई और छूता था तो ऐसा लगता था कि उसकी जान ले लूँ। जानती हूँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही मैं ऐसी थी, पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। जब तुम साथ रहते हो तो बस तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, और जब तुम साथ नहीं होते तो भी तुम्हारा एहसास साथ होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम यही हो, मेरे पास, मेरे करीब, एकदम करीब, और मैं तुम्हारी धड़कनों का शोर सुन सकती हूँ। पर अगले ही पल तुम गायब हो जाते हो। मैं तुम्हें अपने लंदन जाने के बारे में बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। उसके लिए सॉरी। 2 दिन पहले जब तुम्हें सब बताने ही वाली थी तो पापा ने कॉल करके घर पर अर्जेंट बुलाया और फिर घर पर तुम्हें सब पता चल गया। तुम जब मेरे घर से मुझसे बिना बात के उदास होकर चले गए थे, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैंने क्या खोया है। हो सके तो अपनी तनु को माफ़ कर देना प्रतीक, और मुझसे एक बार मिलने आ जाना। मैं यहाँ से जाने से पहले बस एक बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती ये सब क्या है और क्यों है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी नहीं। पता नहीं ये कैसा एहसास है, शायद इसी एहसास को प्यार कहते हैं। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी तनु। प्रतीक ने लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखों में नमी आ गई और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसने लेटर को अपने होंठों से छू लिया और अपने सीने से लगा कर लेट गया। उसने लेटर को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे वो तनु का लेटर नहीं, खुद तनु ही हो। वो उस लेटर के एक एक शब्द में तनु की मौजूदगी को आंखें बंद करके महसूस कर रहा था और फिर बेचैन होकर बिस्तर पर उठ बैठा। प्रतीक ने तनु को कॉल किया पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। प्रतीक अपने फ़ोन पर तनु की फ़ोटो देखने लगा और उसे अपने होठों से छू लिया और कहा, मुझे माफ़ कर देना तनु, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। हाँ, मैं थोड़ा पागल हूँ, पर जैसा भी हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिल तो करता है कि अभी तुम्हारे पास आकर तुम्हें गले से लगा लूँ और दिल की सारी बातें बता दूँ, पर इसके साथ और भी बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है और तुम्हें ये सब जानने का हक है। पर कोई बात नहीं, जब तुम आओगी तब तक मैं मेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढ लूँगा और तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। प्रतीक ने तनु की फ़ोटो और लेटर दोनों को अपने सीने से लगाकर कहा, आई मिस यू तनु एंड आई रियली लव यू सो मच, और अपनी आंखें बंद करके फिर से लेट गया। अगली सुबह प्रतीक जल्दी उठा और तैयार होकर नीचे आया और नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठा जहाँ सब उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। पहले तो कुछ देर प्रतीक चुपचाप नाश्ता करता रहा, फिर सब की तरफ देखने लगा और तुरंत सब अपने अपने काम में लग गए। प्रतीक के भैया और भाभी तो बस सुख के स्कूल और प्रतीक की माँ के अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। शुभ ने प्रतीक को गले लगाया और अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल गया और उसकी माँ किसी काम से अंदर चली गई। प्रतीक के भैया और भाभी ने प्रतीक से सब सच बुलवाने के लिए उसे उकसाने का प्लान बनाया था। प्रतीक के भैया ने प्रतीक से मज़े लेते हुए कहा, प्रतीक सुना है तनु की कोई कज़न आई है और तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाली है। प्रतीक ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और नाश्ता करके अपने फ़ोन पर तनु की पिक देखकर मुस्कुराने लगा और उसकी भाभी ने भी बची कुची कसर पूरे करते हुए प्रतीक के भैया से कहा, क्या नाम है उसका? हाँ मेघा, कितना प्यारा नाम है।
और सुना है बहुत प्यारी दिखती भी है। तनु से भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब तनु तो अपने देवर जी को भाव तो दे नहीं रही है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं मेघा को ही अपनी देवरानी बना लूँ। प्रतीक उन दोनों के इरादे से अनजान अपने फ़ोन से ध्यान हटाकर दोनों को हैरानी से देखने लगा। प्रतीक के भैया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो तुम। अपना प्रतीक वैसे भी इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट है कि उसे कोई भी लड़की ना नहीं कह सकती। भाभी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कहते हैं देवर जी, मेघा से आपके रिश्ते की बात चलाऊं क्या? क्योंकि तनु तो आपको अपना सिर्फ दोस्त ही मानती है, उसे आपसे प्यार नहीं है। प्रतीक ने झट से उठते हुए कहा, किसने कहा आप दोनों से कि तनु मुझसे प्यार नहीं करती? वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। भैया और भाभी ने खुश होकर एक दूसरे को देखा और एक साथ का मतलब तनु ने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी और कह दिया कि वो भी तुमसे प्यार करती है। प्रतीक झेप गया और अब उसे समझ नहीं आ रहा गया कि दोनों मिलकर उसके और तनु के बीच हुई सारी बातें पता करना चाहते हैं। प्रतीक ने नज़रें चुराते हुए कहा, नहीं अभी तो उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे उसकी आंखों में दिखता है कि वो भी मुझे बहुत चाहती है और एक ना एक दिन खुद कहेगी। भैया ने कहा, पर प्रतीक तो उसका कब तक इंतज़ार करेगा? प्रतीक ने अपने भैया के पास जाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आखिरी सांस तक। प्रतीक की बातों में तनु के लिए शिद्दत और आंखों में अथाह प्यार दिख रहा था, तो उन दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। प्रतीक के भैया ने प्यार से कहा, प्रतीक बेस्ट ऑफ लक, तुझे तेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी। प्रतीक जाते जाते मुड़ा और मुस्कुराकर अपने भैया की तरफ देखते हुए कहा, लव यू भैया। और उसके बाद प्रतीक तनु के घर चला गया जहाँ मेघा उसका इंतज़ार कर रही थी। प्रतीक ने सबको हेलो कहा और मेघा को अपने साथ कॉलेज चलने को कहा। तनु के पापा ने मेघा के सारे डॉक्यूमेंट प्रतीक को देते हुए कहा, प्रतीक ये मेघा के सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने कल ही प्रिंसिपल से बात कर ली थी और अब बस ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ देकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, बाकी सारा काम हो गया है। तुम मेरा इतना काम कर दोगी ना? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी अंकल, मेघा जी अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं उनका खास ख्याल रखूँगा। प्रतीक ने मेघा से कहा, चले मेघा जी, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। मेघा ने अपना बैग लिया और प्रतीक के साथ चल दी। प्रतीक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और मेघा से बैठने को कहा, पर नाम तनु का लेकर कहा, तनु जल्दी बैठो वरना हम दोनों कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। मेघा चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। प्रतीक ने तनु जल्दी बैठो कहते हुए पीछे देखा, पर वहाँ तो मेघा खड़ी थी। प्रतीक एक पल को उदास हो गया, पर अपने चेहरे की उदासी छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी मेघा जी, वो मुझे लगा तनु है मेरे साथ, एक्चुअली उसकी आदत हो गई है मुझे। मेघा ने मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मेघा उस पर भरोसा करती थी इसलिए उसे पकड़कर बैठ गई। प्रतीक को कोई फील नहीं हो रहा था, पर मेघा कुछ अजीब सा लग रहा था। प्रतीक के सख्त शरीर पर मेघा के कोमल हाथ का स्पर्श, उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद वो उसकी अच्छाई की वजह से उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुंच गए। अब सबकी नज़र मेघा पर थी। मेघा लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि कोई भी लड़का एक बार उससे देख ले तो बस उसका फ़ैन ही हो जाए। लंबे खुले बाल, सलीके से पहने हुए कपड़े और उसकी रूहानी आँखों और काजल का पहरा। कुछ सीनियर्स की नज़र भी उसे देख रही थी, तो उनमें से एक ने कहा, देख बे समर्थ, तेरी आइटम इस घोंचू के साथ। समर्थ ने दूसरी लड़कियों से ध्यान हटाकर मेघा और प्रतीक की तरफ देखकर कहा, अबे शाला, ये इस घोंचू के साथ क्या कर रही है? कमीना मेरी कुंडली में सनी बनकर बैठा है। जब भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ, ये मेरा काम बिगाड़ने आ जाता है, पनौती कहीं का। दूसरे लड़के ने कहा, कोई बात नहीं गुरु, तुम लड़की से माफ़ी मांग लेना, और अगर लड़की पिघल गई तो फिर ये घोंचे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा और उल्टा तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। सब उसे चने की झाड़ पे चढ़ाने में लगे थे।
इन सबसे अनजान प्रतीक और मेघा दोनों कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे थे और हर किसी की निगाह दोनों पर थी। दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे थे। प्रतीक उसे लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में गया और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दिया। प्रिंसिपल सर प्रतीक की तारीफ उसी के सामने कर रहे थे और साथ ही साथ उसे बता रहे थे कि अगर प्रतीक उसे सब कुछ सिखा देगा। मेघा चुपचाप मंत्रमुग्ध होकर सब सुन रही थी और प्रतीक को बस देखे जा रही थी। प्रतीक ने सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया और मेघा को क्लास में चलने को कहा, पर मेघा तो किसी और ही दुनिया में थी। प्रतीक ने उसके सामने हाथ हिलाया तो मेघा की तंद्रा टूटी और उसने कहा, सब काम हो गया? प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हो गया, पर आपका ध्यान कहाँ था? मेघा ने कुछ सोचते हुए कहा, वो कुछ नहीं, चलिए क्लास में चलते हैं। प्रतीक और मेघा क्लास की तरफ चल दिए। दोनों ने क्लास में बैठकर पढ़ाई की। धीरे धीरे सारी क्लासेस खत्म हो गई और प्रतीक मेघा को पूरा कॉलेज घुमाने लगा। प्रतीक में उसे ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और सारे प्रिंसिपल और ऑफिस स्टाफ के बारे में बताया। मेघा किसी प्यारी सी बच्ची की तरह मुस्कुराते हुए सब ध्यान से सुन रही थी। प्रतीक आगे आगे चलता जा रहा था और मेघा उसके साथ साथ। प्रतीक एक जगह जाकर रुक गया और मेघा से बोला, मेघा जी आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। प्रतीक अंदर जाने लगा तो मेघा भी उसके साथ चलने लगी। सारे लड़के उसे हैरानी से देखने लगे। प्रतीक ने मेघा को पकड़ा और किनारे ले जाकर कहा, मेघा जी वो वॉशरूम है। मेघा किसी और दुनिया में मग्न उसने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, मुझे देखना है। और इतना कहकर फिर उस तरफ जाने लगी। प्रतीक ने अपना सिर पीट लिया और उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर कहा, मेघा जी वो मेंस बाथरूम है, आप वहाँ नहीं जा सकती। मेघा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और ऊपर लगे मेंस बाथरूम के बोर्ड को देखकर झेप गई और अपने होठों के निचले हिस्से को अपने दांतों में के बीच दबा लिया। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और मेघा बाहर ही खड़ी रह गई। जब प्रतीक वॉशरूम से बाहर निकल कर आया तो मेघा वहाँ कहीं नहीं थी। प्रतीक के पास उसका नंबर भी नहीं था तो वो उसे कॉल नहीं कर सकता था। प्रतीक उसे ढूंढता हुआ इधर उधर भटक रहा था। तभी एक क्लास के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। प्रतीक अंदर गया तो मेघा रो रही थी और समर्थ उससे माफ़ी मांग रहा था। प्रतीक चुपचाप किनारे जाकर खड़ा रहा और फिर गुस्से में समर्थ को वहाँ से जाने को कहा। समर्थ मेघा की तरफ बढ़ रहा था पर मेघा प्रतीक के पीछे छुप गई और प्रतीक उसकी सिचुएशन समझकर समर्थ से बोला, अरे समर्थ सर, आपका एक हाथ तो टूटा ही है, फिर क्यों दूसरा हाथ तोड़वाना चाहते हैं? मेघा जी मेरी जिम्मेदारी है और आपकी भलाई इसी में है कि आप अब चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। समर्थ बाकी सब के साथ बाहर निकल गया और मेघा प्रतीक के गले लगकर रोती रही। प्रतीक उसे पुचकार रहा था और दिलासा दे रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब सिर्फ मेघा ही दे सकती थी। प्रतीक मेघा को बाहर खड़े रहने का कहकर वॉशरूम के अंदर चला गया और मेघा अपनी बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंसती रहती है। तभी समर्थ और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और समर्थ को देखकर मेघा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फेर लेती है। समर्थ प्यार से कहता, मेघा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ चल सकती हो? मेघा गुस्से से कहती है, समर्थ यहाँ क्यों आए हो? तमाशा करना चाहते हो क्या सबके सामने? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। समर्थ मेघा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, उसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मेघा मानने वाली नहीं थी। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया पर समर्थ ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, मेघा प्लीज़ सिर्फ एक बार। हर प्यार करने वाले की यही कमजोरी होती है कि किसी ने हमें कितनी भी तकलीफ़ दी हो या धोखा दिया हो, पर अगर वो प्यार से एक बार बात कर ले तो हम उसे तुरंत ही माफ़ कर देते हैं। मेघा भी पिघल गई, उसके साथ चली गई। इधर प्रतीक वॉशरूम से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। मेघा वहाँ नहीं थी। प्रतीक परेशान सा इधर उधर भटक रहा था और मन ही मन खुद से नाराज़ होते हुए बड़बड़ा रहा था कि आखिर मेघा कहाँ चली गई।
वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। प्रतीक ने फ़ोन निकाला और फिर कहा, अरे यार, मेघा तो नंबर ही नहीं है मेरे पास, तो फिर उससे बात कैसे करूं? उधर समर्थ मेघा को एक क्लास में ले गया और 2 लड़कों को वहीं बाहर रुकने को कहा और 2-3 लड़कों के साथ अंदर चला गया। मेघा आगे आगे एक किनारे बैठ गई और समर्थ उसी के पास आकर बैठ गया। समर्थ ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दो मेघा, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। तुम मुझसे मिलने इतनी दूर से आई और यहाँ इस शहर में सिर्फ मेरे लिए आई, पर मैंने तुम्हारे साथ गलत हरकत की, मुझे माफ़ कर दो मेघा। मेघा ने अपना हाथ समर्थ के हाथों से छुड़ाकर उसकी तरफ अविश्वास से देखा और कहा, और जब तुमने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की, और वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। समर्थ मेघा को मक्खन लगाने के लिए अपनी सफाई देने में लगा था। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, उस वक्त मैं नशे में था, वरना मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ मेघा, ट्रस्ट में, और अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। मेघा ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अगर प्रतीक जी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। प्रतीक का नाम सुनकर समर्थ को गुस्सा आ गया और उसने मेघा का मुंह जोर से पकड़ा और धक्का देकर कहा, जिसे देखो उस प्रतीक की माला जपता रहता है, उसके साथ रहकर लगता है कि तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने तुझ पर? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? समर्थ ने मेघा को धक्का दिया, जिससे मेघा को थोड़ी चोट लग गई और मेघा रोने लगी। उधर प्रतीक मेघा को ढूंढते हुए एक खाली क्लास के पास पहुंचा, जहां समर्थ के साथ रहने वाले 2 लड़के खड़े थे। वो दोनों प्रतीक को देखते ही शोर मचाते हुए भाग खड़े हुए, जिससे समर्थ को पता चल गया कि प्रतीक यहीं आ रहा है, और उसने अपना नाटक फिर शुरू कर दिया और मेघा के पास जाकर माफ़ी मांगने लगा। तब तक प्रतीक भी अंदर आ गया और अंदर का माहौल देखकर हैरान था। एक कोने में खड़ी मेघा अपने हाथ को देखकर रो रही थी। प्रतीक का पारा चढ़ता देखकर सभी एक साइड खड़े हो गए। समर्थ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मेघा, मुझसे गलती से धक्का लग गया और तुम्हें चोट लग गई। मेघा बस रोए जा रही थी। प्रतीक ने मेघा के पास जाकर उसकी चोट देखी और गुस्से से समर्थ की तरफ बढ़ने लगा, तो मेघा ने प्रतीक का हाथ पकड़कर रोक लिया और इशारे से उसे झगड़ा करने के लिए मना किया और उसके पीछे छुप गई। प्रतीक ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए मेघा की तरफ देखते हुए कहा, मेघा जी, आप समर्थ को जानती हैं क्या? मेघा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुकाकर प्रतीक के पीछे छुपी रही। समर्थ मेघा के पास आया, नीचे बैठकर माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ मेघा, एक बार मुझे माफ़ कर दो, आई प्रॉमिस आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगा। मेघा ने सिसकते हुए कहा, प्रतीक जी, इससे कह दीजिए कि ये यहाँ से चला जाए, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। प्रतीक ने समर्थ को घूरते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आप दोनों का क्या मैटर है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस बार तो मेघा जी ने मुझे रोक लिया, लेकिन अगली बार अगर आप लोग इनके आसपास भी दिखे तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। समर्थ फिर भी मेघा के सामने खड़ा रहा तो प्रतीक ने प्यार से कहा, अरे समर्थ सर, आपका एक हाथ तो पहले से टूटा हुआ है, क्या दूसरा भी तुड़वाना चाहते हैं? मेघा जी मेरी जिम्मेदारी है, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इनसे दूर रहिए, और आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। समर्थ और बाकी सब प्रतीक को घूरते हुए वहाँ से बाहर निकल गए, और फिर मेघा ने प्रतीक को कसकर गले लगा लिया और उससे लिपट कर रोने लगी। प्रतीक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा देने लगा और पुचकारते हुए कहा, मेघा जी शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको, चुप हो जाइए प्लीज़, आज के बाद आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। मेघा उससे लिपटी हुई धीरे धीरे सिसकने लगी। प्रतीक ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चलिए अब चुप भी हो जाइए, इतने प्यारे से चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही अच्छी लगती है। मेघा हैरानी से प्रतीक की आंखों में देख रही थी, फिर विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है कि
आपके रहते हुए मुझे कोई तंग नहीं करेगा। मेघा का प्रतीक की इस तरह से देखना प्रतीक थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उससे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेघा को वहीं टेबल पर बैठा कर उसे पीने के लिए पानी दिया और मेघा पानी पीने लगी। प्रतीक में उसके सामने बैठते हुए कहा, मेघा जी, आप इस शहर में नहीं हैं, फिर आप इस समर्थ को कैसे जानती हैं? मेघा ने प्रतीक की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी और समर्थ की बातें एक सोशल मीडिया ऐप पर हुई और मुझे वो लड़का अच्छा लगा और मैं उससे बातें करते करते प्यार करने लगी। मगर यहाँ आकर पता चला कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने नशे की हालत में मेरे साथ गलत करना चाहा, पर मैं वहाँ से भाग गई और फिर आप मिल गए। प्रतीक ने कुछ सोचते हुए कहा, और आप यहाँ सिर्फ उसी के लिए आई हैं? मेघा ने अपनी गर्दन नीचे कर ली और हाँ में सिर हिला दिया और कहा, मगर अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो मेरे भरोसे के क्या मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ा और तनु के बारे में सोचते हुए कहा, मेघा जी, हर इंसान बुरा नहीं होता, बस कुछ लोग होते हैं, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उन लोगों की वजह से प्यार पर से भरोसा भी खो दें। इधर प्रतीक तनु के बारे में सोच रहा था, उधर मेघा ने प्रतीक की तरफ देखकर प्यार से कहा, सच कह रहे हैं आप? प्रतीक ने मेघा की तरफ देखकर उठते हुए कहा, तो फिर चले यहाँ से, घर भी जाना है या नहीं? मेघा मुस्कुराते उसके साथ चल दी और दोनों कुछ देर में कॉलेज के पार्किंग एरिया में पहुंच गए और समर्थ बाकी सब के साथ वहीं खड़ा प्रतीक को घूर रहा था और उसे देखकर मेघा वहीं खड़ी हो गई। प्रतीक ने उसे खड़े देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाते हुए अपनी आंखें एक बार अपनी पलकें झपकाई और आगे बढ़ने लगा और मेघा मुस्कुराते सुकून से प्रतीक के साथ उसकी बाइक में बैठकर चली गई और सारे लड़के उन दोनों को घूर घूर कर देखते रह गए। प्रतीक ने मेघा को तनु के घर तक छोड़ा और मेघा उतरकर जाने लगी तो प्रतीक ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मेघा जी सुनिए। मेघा ने प्रतीक के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, मेघा जी नहीं, आज से सिर्फ मेघा, ठीक है प्रतीक जी? प्रतीक ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन आप भी मुझे प्रतीक जी नहीं, सिर्फ प्रतीक ही कहेंगी, मंजूर? मेघा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मंजूर है, तो आज से हम फ्रेंड्स हैं। मेघा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। प्रतीक ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेघा से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, आज से हम फ्रेंड्स हैं। मेघा मुस्कुराते अपने हाथ को देखते देखते जाने लगी तो प्रतीक ने कहा, मेघा, मुझे अपने दोस्तों की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। मेघा ने मुस्कुराते हुए प्रतीक की तरफ देखा और अंदर चली गई और प्रतीक वहां से अपने घर निकल गया। मेघा घर के अंदर चली गई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी और प्रतीक के हाथ को अपने चेहरे पर महसूस करके मुस्कुराने लगी, खुद में ही शर्माने लगी और अचानक से उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ी जहाँ पर चोट लगी थी, पर वहाँ कुछ नहीं था, सब ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पल को तो मेघा हैरान रह गई और फिर कुछ देर में मुस्कुराते हुए अपने सिर पर प्यार से मारा और बेड पर लेटकर अपना हाथ देखने लगी और प्रतीक के बारे में सोचने लगी। और उधर प्रतीक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आया और बेड पर लेट गया। तभी प्रतीक के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। प्रतीक ने कॉल अटेंड किया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ देर में किसी के सांसों की आवाज़ आई। प्रतीक तुरंत उठकर बैठ गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई और उसने बड़े प्यार से कहा, तनु। तनु ने धीरे से कहा, हाँ मैं हूँ। तुम्हें कैसे पता? प्रतीक ने प्यार से कहा, तुम्हारी धड़कनों से पहचान सकता हूँ और ऊपर से तुम्हारी सांसों की आवाज़, ये तो मैं भूल ही नहीं सकता, बहुत बार सुन चुका हूँ। तनु ने प्यार से कहा, अच्छा झूठे, कुछ भी मत कहो, ठीक है? फिर कुछ सोच कर कहा, एक मिनट, तुमने मेरी सांसों की आवाज़ कब सुनी? प्रतीक को याद आया कि वो तो हमेशा तनु के सोने के बाद ही उसके कमरे में जाया करता था, तो उसने बात बदलते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कैसी हो और मुझे मिस किया या नहीं? तनु ने थोड़ा धीरे से कहा, मैं तो अच्छी हूँ, पर तुम्हारी याद नहीं आई बिल्कुल भी। प्रतीक ने उदास होकर कहा, क्यों? तनु ने मज़े लेते हुए कहा, बस ऐसे ही, तुमने मिस किया या नहीं मुझे? प्रतीक ने भी मज़े लेते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तनु थोड़ा उदास हो गई, उसे प्रतीक के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर प्रतीक ने बड़े प्यार से कहा, मुझे
तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई, क्योंकि मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाया। तुम्हारा वो प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा हर पल मेरी आंखों के सामने रहता है। तुम्हारा वो एहसास और वो किस अभी तक महसूस करता हूँ। तनु ने शर्माते हुए कहा, चुप बेशर्म, कुछ भी बोलते हो, वो तो बस गलती से हो गया और हम दोस्त हैं, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। प्रतीक, जो पहले तनु से डर डर कर बातें करता था, वो आज तनु से खुलकर बातें करने लगा था। प्रतीक ने मजे लेते हुए कहा, तो ठीक है, अगली बार जानबूझकर कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम सच में दोस्त हैं? तनु के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। उसने बात बदलते हुए कहा, सुनो, मेरी बहन मेघा आई है तो उससे थोड़ा दूर ही रहना समझे। प्रतीक ने हैरान होकर कहा, क्यों, उसमें क्या बुराई है, इतनी प्यारी है तुम्हारी बहन। तनु ने थोड़ा उदास होकर कहा, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है ना, तो अगर तुम उसे पसंद करने लगे तो मेरा क्या होगा? प्रतीक ने और ज़्यादा मज़े लेने के लिए कहा, अच्छा मैं अगर उसे पसंद कर लूँगा तो उससे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? तनु ने चिढ़ते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया, तुमने उसे पसंद कर लिया, तो मेरा तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा। तनु आगे कुछ बोल पाते उससे पहले प्रतीक ने प्यार से कहा, तनु प्लीज़ कुछ मत बोलो। अगर तुमने आगे कुछ बोला तो मैं एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। और जहाँ तक बात रही मेघा की, तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कोई दिखाई देता और ना ही सुनाई देता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा रहूँगा। तनु दोनों बात ही कर रहे थे, तनु के मामा आ गए उसे बुलाने और तनु ने कहा, प्रतीक मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे मामा जी के साथ लैब जाना है, सीनियर साइंटिस्ट से मिलने। और इतना कहकर तनु ने फ़ोन काट दिया। प्रतीक को बहुत अच्छा लग रहा था, पर साथ ही साथ थोड़ा बुरा कि वो इस वक्त तनु के पास नहीं है। उसने अपने फ़ोन पर एक सॉन्ग लगा दिया और उसे ही सुनने लगा। ये रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांस नहीं लेते। ये गाने के वर्ड्स प्रतीक के सारे फीलिंग्स को बयां कर रहे थे और वो उसे महसूस करता हुआ तनु की यादों में खोया हुआ था कि कुछ देर बाद तनु का कॉल आया और उसने उठाया। प्रतीक ने कहा, हेलो तनु। प्रतीक बार बार बोलता जा रहा था, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद गलती से कॉल लग गया था। वो जैसे फ़ोन काटने वाला था, उसके कानों में एक आदमी की जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। ये आवाज़ ना तनु के मामा की थी, ना ही तनु की। तनु के फ़ोन रखने के बाद प्रतीक गाने सुनते हुए तनु की यादों में खोया हुआ था कि तभी फिर से प्रतीक के फ़ोन पर तनु का कॉल आया। प्रतीक तनु का कॉल देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, मैडम को तो 2 मिनट भी चैन नहीं है, आखिर बात क्या है? प्रतीक ने कॉल उठाया और प्यार से कहा, क्या हुआ तनु, अभी तो कॉल कट किया था, पर फिर से कॉल किया है, रहा नहीं जा रहा है क्या मेरे बगैर? फिर दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं है तो प्रतीक ने फिर से कहा, हेलो तनु। हेलो, तुम सुन रही हो क्या? पर फिर भी आवाज़ नहीं है और फिर एक जानी पहचानी आवाज़ प्रतीक के कानों में पड़ी। प्रतीक का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया और वो सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ मैंने कहीं सुन रखी है। प्रतीक कुछ देर यूं ही उस आदमी की आवाज़ और उन सबके बीच की बात सुनता रहा और कुछ देर में सबकी आवाज़ें आना बंद हो गई। शायद सब वहाँ से चले गए थे। और फिर तनु ने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें प्रतीक का कॉल चालू था। तनु ने हैरानी से देखा और कहा, हेलो प्रतीक, सॉरी यार, वो गलती से तुम्हें कॉल लग गया था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और जब प्रतीक अपने दिमाग पर जोर दे रहा था कि उसने ये आवाज़ कहाँ सुन रखी है, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तनु ने फिर दोबारा कहा, हेलो प्रतीक, आर यू देयर? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम सुन रहे हो या तुम सो रहे हो क्या? तनु की आवाज़ से प्रतीक की तंद्रा टूटी और उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ तनु, मैं सुन रहा हूँ। तनु ने प्यार से कहा, तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तुम कहाँ खो गए थे? प्रतीक ने कुछ सोचते हुए कहा, तनु ये भारी सी आवाज़ किसकी थी? तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? प्रतीक ने सीरियस होकर कहा, तनु वो आवाज़ किसकी थी? तनु ने सहज होकर कहा, ओके ठीक है, बताती हूँ, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये हमारे सीनियर सर की थी, जिनके अंडर में काम करने वाली हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो इंडियन भी हैं, इसलिए उन्होंने इतने लोगों में से मुझे चुना। प्रतीक को उस आवाज़ के बारे में सब कुछ याद आ गया और वो मन ही मन सोचने लगी, ये आवाज़ तो उस पागल डॉक्टर की आवाज़ की तरह है
क्या नाम था उस डॉक्टर का? सुब्रमण्यम। प्रतीक ने तनु से फिर सवाल किया। अच्छा, उसका नाम क्या है? तनु ने मजे लेते हुए कहा, मुझे तो बस उनका इतना ही नाम पता है, डॉक्टर सुधांशु, और इसके आगे की डिटेल कहीं भी नहीं है। और डोंट वरी, वो 40 साल के हैं, मतलब वो मेरे अंकल की उम्र के हैं, तो तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, समझे मिस्टर मजनू? प्रतीक सोच में डूबा हुआ था कि इस आदमी का तो सुधांशु है, नाम तो सुधांशु है, और उस आदमी का नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम था। ये दोनों तो अलग अलग हैं, मगर इन दोनों की आवाज़ क्यों एक जैसी लग रही है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? नहीं, शायद ये मेरे दिमाग का वहम है। अगर वो कोई बुरा इंसान होता तो तनु उसकी तारीफ कभी नहीं करती। आखिर क्या राज है इस आवाज़ का? तनु को प्रतीक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वो फिर बोली, हेलो प्रतीक, कहाँ खो गए तुम? और इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? प्रतीक ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा, तुम अब मुझसे दूर हो ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए परेशान हूँ। तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, अच्छा, याद आ रही है? मेरी जब वहाँ थी तब बहुत नाटक करते थे। हाँ, और मुझे गुस्सा भी दिखा रहे थे। अब क्यों याद कर रहे हो? प्रतीक ने शरारत से कहा, तो फिर बता दूँ? तनु ने भी शरारत से कहा, हाँ बताओ ना। प्रतीक आगे कुछ बोलता उससे पहले भाभी उसे आवाज़ देने लगी, और प्रतीक ने ज़ोर से कहा, आ रहा हूँ भाभी। और फिर तनु ने कहा, जाना पड़ेगा, भाभी बुला रही हैं, बाय। तनु ने भी धीरे से कहा, बाय। प्रतीक जैसे ही फ़ोन काटने वाला था, तनु ने फिर से कहा, सुनो, आई मिस यू। प्रतीक और तुरंत फ़ोन काट दिया। प्रतीक ने फ़ोन को अपने होठों से छू लिया और बिस्तर पर लेटते हुए कहा, हाय, ये 2 साल कैसे गुजरेंगे? तभी भाभी ने उसे फिर से आवाज़ दी, प्रतीक आकर खाना खा लो। प्रतीक ने हड़बड़ाकर भागते हुए कहा, बस पहुंच गया। प्रतीक नीचे गया और खा पी कर वापस अपने कमरे में लग गया और रात में तनु की फ़ोटो देखते हुए सो गया। अगले दिन फिर वही रूटीन। सुबह उठा और तुरंत वॉशरूम में चला गया। नीचे मेघा आई हुई थी और सबसे बात कर रही थी, पर उसकी नज़र प्रतीक को ही ढूंढ रही थी। सबको मेघा और उसके बात करने का ढंग बहुत पसंद आया। वो सबसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। प्रतीक की माँ तो मेघा से बहुत इम्प्रेस हुई और उससे बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। अब मेघा से रहा नहीं जा रहा था। उसने भाभी से पूछा, भाभी, ये प्रतीक जी नहीं आए, अभी तक कहाँ रह गए? प्रतीक के भैया और भाभी ने एक दूसरे को देखा और फिर आपस में धीरे से कहा, प्रतीक जी, कुछ तो बात है। मेघा उन दोनों की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके प्रतीक जी ऊपर होंगे अपने कमरे में, बस आने ही वाले होंगे। वैसे अगर आप चाहें तो जाकर बात कर सकती हैं प्रतीक जी से। भाभी ने प्रतीक जी पर जोर देते हुए कहा। मेघा झेप गई और अपना सिर झुकाकर बैठी रही। प्रतीक की माँ ने बड़े प्यार से मेघा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटी, इनकी बातों का बुरा मत मानो, ये दोनों बहुत हंसमुख हैं, हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। तुम जाकर अंदर मिल लो प्रतीक से। मेघा खुश होकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो प्रतीक के भैया और भाभी ने फिर से एक दूसरे से शरारत से कहा, प्रतीक जी। और प्रतीक की माँ ने मुस्कुराते हुए प्रतीक के भैया से कहा, कितनी प्यारी बच्ची है ना, और सबसे कितने प्यार से बात करती है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, और मैं तो हमेशा से प्रतीक के लिए इसी तरह की लड़की ढूंढना चाहती थी। माँ की बात सुनकर प्रतीक के भैया ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे और उठते हुए बोले, अच्छा माँ, मैं चलता, मुझे ऑफिस जाना है। और भाभी किचन में काम करने के लिए चली गई और धीरे से बोली, आज तो प्रतीक जी गए, माँ का बस चले तो वो देवर जी शादी भी करवा दे। और इधर मेघा प्रतीक के रूम में पहुंची और दरवाजे पर आवाज़ लगाने लगी, प्रतीक जी आप अंदर हैं क्या? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और उसने दरवाजे को हल्का सा छुआ तो दरवाज़ा पूरा खुल गया और प्रतीक वॉशरूम से निकल कर आया और मेघा से कहा, अरे मेघा, आप वहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मेघा ने प्रतीक को देखा और आंख बंद करके पीछे मुड़कर खड़ी हो गई और शर्माते हुए कहा, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वैसे आपकी बॉडी बहुत बढ़िया है और आप बहुत हॉट हैं, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं देखा। मेघा पीछे मुड़कर बड़बड़ाए जा रही थी, पर उसे होश नहीं था कि वो क्या बोल रही है। प्रतीक ने हैरान होकर खुद को आईने में देखा। उसने नीचे लोअर पहना था और ऊपर कुछ नहीं पहना था, तो उसे तनु के साथ कुछ इंसिडेंट याद आया
और वो मुड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं तनु। तनु का नाम सुनते मेघा हैरानी से फिर पीछे मुड़ी और अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, प्रतीक मैं मेघा हूँ और तनु तो लंदन में है। और हाँ सॉरी, वो जब मैं नर्वस होती हूँ तो कुछ भी बकवास करने लगती हूँ। आप मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मेघा की बातों से प्रतीक की तंद्रा टूटी और उसने आँख को चादर से कवर कर लिया और धीरे से कहा, सॉरी मेघा, वो कुछ नहीं, आप थोड़ा किनारे हो जाइए, मुझे मेरे कपड़े निकालने हैं। प्रतीक ने उससे किनारे होने को कहा पर मेघा किनारे नहीं हुई। शायद उसने सुना ही नहीं था। प्रतीक ने मेघा की तरफ देखा, उसने आंखें बंद किए हुई है तो वो उसके पास आया और उसके कंधे को पकड़कर उसे थोड़ा सा किनारे किया और अलमारी से अपनी शर्ट निकालने लगा। प्रतीक के छूने से मेघा का दिल धड़क उठा। उसने अपने हाथों को भींच कर मुट्ठी बंद कर ली। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। प्रतीक ने जल्दी से शर्ट और पैंट पहना और वॉशरूम में जाकर तैयार होकर आ गया और दरवाजे के पास जाकर मेघा से कहा, मेघा चलिए मैं तैयार हो गया हूँ। और मेघा ने आंखें खोली तो प्रतीक दरवाजे से बाहर निकल चुका था। मेघा ने अपने सिर पर मारा और धीरे से कहा, ये मुझे क्या हो गया था? प्रतीक के पास आने से मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई थी और मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा था? ये कैसा एहसास था? मेघा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तो प्रतीक ने उसे आवाज़ लगाई और मेघा को होश आया। उसने कहा, प्रतीक जी आ रही हूँ। माँ अंदर अपने रूम में चली गई थी तो भाभी ने मज़े लेते हुए कहा, और प्रतीक जी क्या खाएंगे आप? प्रतीक ने हैरानी से भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी ये सब क्या बोल रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी ने सीढ़ियों से मुस्कुराती हुई मेघा को आते हुए देखकर कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ प्रतीक जी, पर लगता है आपकी तबीयत खराब होने वाली है। प्रतीक ने सिर खुजाते हुए मेघा की तरफ देखा और कहा, अच्छा मेरी भाभी माँ अब अपने बच्चे से मज़े ले रही हैं। मेघा सिर्फ मेरी दोस्त है और तनु मेरा प्यार है, ये बात आप याद रखिएगा, मैं नहीं बदलने वाला। मेघा प्यार से प्रतीक की तरफ देखते हुए आ रही थी और अचानक से फिसल गई तो प्रतीक ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, संभल कर मेघा, आपका ध्यान कहाँ है? आप ठीक तो है ना? मेघा ने प्रतीक की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर प्रतीक से नाश्ते के लिए बैठ गया और मेघा से कहा, आप भी बैठो। मेघा भी उसके पास बैठ गया और प्रतीक को चोर नज़र से देखकर मुस्कुरा रही थी और ये सब भाभी देख रही थी तो उन्होंने धीरे से कहा, आप तो नहीं बदलने वाले देवर जी, पर कोई तो है जो बदल रहा है। प्रतीक ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ भाभी? भाभी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, आप नाश्ता कीजिए। प्रतीक और मेघा इसके बाद जल्दी से कॉलेज निकल गए और कॉलेज पहुँचते ही बाकी सब उन दोनों को देखकर हैरान थे। दोनों क्लास में गए और रुचि ने प्रतीक के पास आकर कहा, क्या बात है प्रतीक, बड़े चहक रहे हो, कुछ हुआ है क्या? प्रतीक ने कहा, तुम्हारे मज़े लेने की आदत कब जाएगी? कल तुम कॉलेज नहीं आई थी तो कितनी शांति थी। रुचि ने प्रतीक को मारते हुए कहा, अच्छा मैं शोर मचाती हूँ है ना? और फिर मेघा की तरफ देखकर इशारे से कहा, ये कौन है? प्रतीक ने मेघा को आगे करते हुए कहा, ये मेघा है, तनु की कज़न, और अब ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ेगी। और फिर मेघा से कहा, मेघा ये रुचि है, मेरी और तनु की बहुत अच्छी दोस्त, बोलती थोड़ा ज़्यादा है पर दिल की बहुत अच्छी है। मेघा ने रुचि की तरफ हाथ बढ़ाकर खुश होते हुए हेलो कहा। रुचि ने आगे बढ़कर मेघा को गले लगाकर कहा, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो मेघा, तुम तनु की बहन हो, मतलब मेरी भी दोस्त हुई। मेघा ने भी उसे पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, जितना तुम्हारे बारे में सुना था उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। प्रतीक ने उन दोनों का भरत मिलाप देखकर कहा, लो शुरू हो गया इनका ड्रामा, ये लड़कियां भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हैं। रुचि ने प्रतीक को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रतीक ने अपने दोनों हाथ खड़े करके मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कुछ नहीं। रुचि ने मेघा से कहा, मेघा तुम कितनी खूबसूरत हो यार, कोई भी लड़का तुम्हें देखते ही फ्लैट हो जाए। मेघा ने प्रतीक की तरफ देखकर रुचि से प्यार से कहा, कोई भी? रुचि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कोई भी। वैसे कुछ मुझे भी सिखा दो यार, शायद कोई लड़का मुझसे इम्प्रेस हो जाए। प्रतीक ने उससे मज़े लेते हुए कहा, हाँ सही है, कुछ टिप्स ले लो और फिर 2-4 बकरे फंसाओ। रुचि ने प्रतीक को घूरा तो वो सकपका गया और चुपचाप क्लास के अंदर चला गया और फिर मेघा
रुचि दोनों कुछ बात करते हुए अंदर क्लास के अंदर आ गई। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद प्रतीक, मेघा और रुचि बाहर आए और पार्किंग एरिया में पहुंच गए। प्रतीक ने बाइक निकालकर मेघा से चलने के लिए कहा तो रुचि ने प्रतीक के पास आकर कहा, तुम घर चले जाओ प्रतीक, अभी मेघा मेरे साथ घूमने जा रही और फिर मैं इसे टाइम पर घर छोड़ दूंगी, तुम टेंशन मत लेना। प्रतीक ने बाइक आगे बढ़ा दी और फिर कुछ सोचकर खड़ी करके मेघा के पास आकर कहा, मेघा अपना फ़ोन तो देना। मेघा ने उसे अपना फ़ोन दिया तो प्रतीक ने अपना नंबर सेव करते हुए खुद को कॉल किया और कहा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक बार कॉल कर देना आप, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मेघा ने हाँ में सिर हिला दिया और रुचि ने प्रतीक के पास आते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर बॉडीगार्ड, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट में। मेघा रुचि के साथ और प्रतीक अपनी बाइक पर अकेला अलग अलग रास्ते पर चले गए। घर पहुंचकर प्रतीक फिर अपने दिमाग में खुरापात करने लगा कि उस आवाज़ वाले आदमी का पता कैसे लगाऊं। वो सोचते सोचते पढ़ने लगा और धीरे धीरे शाम हो गई और उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब तनु का एक वीडियो प्रतीक के पास आया तो उसे होश आया कि बहुत टाइम हो गया है। उसने तनु के वीडियो मैसेज को ओपन किया और वीडियो देखने लगा। तनु कुछ अपनी और प्रतीक की फ़ोटो को एक साथ एक रोमांटिक गाने में सेट किया हुआ था। प्रतीक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत तनु को मैसेज करके कहा कि अपने लैब का वीडियो बनाकर भेजो, मुझे देखना है। कुछ देर में तनु ने लैब की वीडियो को प्रतीक के पास सेंड कर दिया और प्रतीक उसे देखने लगा। उनमें से किसी भी आदमी का चेहरा प्रतीक को जाना पहचाना नहीं लगा, बस एक इंसान था जो दूर खड़ा कंप्यूटर पर काम कर रहा था और वो बस मुड़ने ही वाला था कि तभी तनु के घर से किसी के जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पर प्रतीक ने फ़ोन को बंद कर दिया और तनु के घर की तरफ भागने लगा। प्रतीक अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा बड़ी उत्सुकता से तनु की लैब का वीडियो देखने में बिजी था। उसने लैब में कुछ काम कर रहे हर एक इंसान को बहुत गौर से देखा, पर उसे कोई भी जानी पहचानी शक्ल वाला इंसान नहीं दिखा, सिवाय एक इंसान के जो कैमरा की तरफ पीठ किए हुए खड़ा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। प्रतीक उसके पीछे मुड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस इंसान को देखने के लिए कितना बेसब्र हो रहा था। वो इंसान जैसे पीछे मुड़ने वाला था तभी तनु के घर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। प्रतीक दौड़ता हुआ तनु के घर की तरफ भागा और मेघा जो कि तनु के रूम में के पास पहुंचा तो देखा तनु के मम्मी पापा रूम के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे और मेघा बिस्तर पर चादर से खुद को ढककर डरी सहमी हुई सी खड़ी थी और प्रतीक हैरान सा उन सबको देखते हुए खड़ा रहा। प्रतीक ने तनु के पापा से कहा, क्या हुआ अंकल, मेघा डरी हुई सी खड़ी है और आप लोग यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तनु के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ही बताओ प्रतीक, एक छोटे से कॉकरोच से कौन डरता है भला, पर वो है कि ना खुद ही बाहर आ रही है और ना ही हमें अंदर जाने दे रही है, जैसे ही आगे बढ़ो चीखने लगती है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए मेघा से कहा, मेघा नीचे उतरिए, वो आपको कुछ नहीं करेगा। मेघा ने डरते हुए कहा, प्रतीक वो देखिए, वो कॉकरोच मुझे ही देख रहा है, वो मेरी तरफ आना चाहता, मुझे काट लेगा, वो मैं नहीं आऊँगी नीचे। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आंटी आप दोनों जाइए यहाँ से, मैं देख लूँगा। तनु की माँ ने कहा, ध्यान से, क्योंकि वो मेघा है, उससे बच के रहना। दोनों मुस्कुराते ही वहाँ से चले गए। प्रतीक हैरान सा उनकी बातें सुनता रहा और फिर अपने कंधे उचकाकर अंदर जाने लगा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि मेघा एक बार फिर से चीखी और कहा, रुक जाओ प्रतीक, आगे मत बढ़ना, वो तुम्हें काट लेगा। प्रतीक ने मेघा की तरफ देखकर कहा, पहले देखने तो दीजिए। प्रतीक एक कदम फिर आगे बढ़ा और कॉकरोच के पास पहुंचने वाला था तभी मेघा एक बार फिर जोर से चीखी। प्रतीक ने उसे घूरकर जोर से डांटते हुए कहा, अगर इस बार आप फिर चीखी तो इसे आपके ऊपर फेंक दूंगा। प्रतीक की बात सुनकर मेघा और ज़्यादा डर गई और आंख बंद करके चीखने लगी। तभी प्रतीक ने पलक झपकते ही उस कॉकरोच को पकड़ा और मेघा के पास पहुंचकर अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। प्रतीक की मौजूदगी से ही मेघा की धड़कनें बढ़ जाती थी। इस बार तो प्रतीक का हाथ मेघा के मुंह पर था। मेघा को तो
ऐसा लग रहा था कि उसकी तो जैसे सांसें ही थम जाएगी। वो सब कुछ भूलकर एकटक प्रतीक की आंखों में देख रही थी। प्रतीक ने मेघा को घूरा और कहा, इस कॉकरोच से मुझे इतना डर नहीं लगता जितना आपकी चीखें सुनकर लगता है। किसी छोटी सी बच्ची की तरह चीख रही थी आप। अगर दोबारा आप चीखी तो उसे आपके ऊपर फेंक दूंगा। मेघा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए प्रतीक के हाथ की तरफ इशारा किया। प्रतीक ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, दोबारा शोर मत मचाना, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा शोर। मेघा ने हाँ में सिर हिला दिया और इधर उधर देखते हुए कहा, वो चला गया क्या? प्रतीक को कुछ शरारत सूझी तो उसने मेघा से मुस्कुराते हुए कहा, वो इस वक्त मेरे पास है, मेरे हाथ में। प्रतीक ने अपना हाथ मेघा की तरफ किया। अब डर से मेघा की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने अपनी आंखें भींच ली और प्रतीक को कसकर पकड़ लिया। मेघा की पकड़ से प्रतीक का हाथ ढीला पड़ गया और कॉकरोच उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा और भाग कर कहीं छुप गया। प्रतीक को तनु की याद आई कि कभी वो भी इसी तरह डरता था तो तनु उसे सबसे बचाती थी और उसने मेघा की तरफ देखा जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके प्रतीक से चिपकी हुई थी। प्रतीक ने हंसते हुए उसे खुद से दूर किया और उसकी हंसी सुनकर मेघा ने आंखें खोली और गुस्से में कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, जानते हैं, कुछ नया हो तो बताइए। मेघा कुछ देर प्रतीक को यूं ही मुस्कुराते हुए देखती रही, फिर बोली, मगर आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। प्रतीक ने अपनी हंसी रोकते हुए मेघा की तरफ देखा जो कब से उसे ही देखे जा रही थी। उसका यूं देखना प्रतीक को बहुत अजीब सा लगा। उसने कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। मेघा ने होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं, थैंक यू जो आप मेरे लिए यहाँ आए। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी जिम्मेदारी कैसे नहीं आता। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया और फिर उस वीडियो के बारे में सोचने लगा। प्रतीक घर पहुंचकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि प्रतीक की भाभी ने प्रतीक को पुकारा, देवर जी सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। प्रतीक ने गंभीर होते हुए कहा, भाभी मुझे इस वक्त कुछ काम है, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। भाभी ने भी गंभीर होकर कहा, देवर जी ये बात बहुत ज़रूरी है, आपके और तनु के बारे में है। प्रतीक सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते रुक गया और फिर वापस लौटकर भाभी के पास आकर कहा, क्या हुआ भाभी? भाभी ने कुछ सोचते हुए कहा, बुरा ना मानिएगा देवर जी, पर मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ मेघा आपके लिए सीरियस हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि वो बुरी लड़की है या उसका कुछ गलत अटेंशन है। फिर भाभी कहते कहते रुक गई। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात है। भाभी आप क्यों परेशान हो रही? मेघा के मन में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो बस हमारे लिए एक दोस्त की तरह है और कुछ नहीं। पर आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा? मेघा मुझे पसंद करती है। भाभी ने कुछ सोचते हुए कहा, वो जैसे आपको देखते और प्यार से बात करती है उससे मुझे लगा कि वो मन ही मन आपको पसंद करती है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपका वहम भी तो हो सकता है भाभी। भाभी ने प्रतीक का हाथ पकड़कर कहा, अगर ये मेरा वहम है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं भी कभी एक लड़की थी तो किसी लड़की के मन में क्या चल रहा है मैं समझ सकती हूँ। और अगर मेरी बात मानिए तो आप उसे सब कुछ बता दीजिए कि आप तनु से प्यार करते। उसे अगर अभी पता चल गया तो शायद उसके मन में आपके लिए जो भी फीलिंग्स होगी वो उसे रोक लेगी, पर अगर बाद में पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा और जाने अनजाने में उसे बहुत तकलीफ होगी। प्रतीक परेशान सा कुछ सोचते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। भाभी ने एक बार फिर कहा, देवर जी इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। प्रतीक ने एक नज़र भाभी की तरफ देखा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। भाभी की बात सोचते प्रतीक अपने कमरे में पहुंचा और फिर उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। उसने फ़ोन चालू किया तो वो वीडियो देखने लगा, पर उस वीडियो में उस इंसान के मुड़ने से पहले वीडियो ख़त्म हो गई। प्रतीक अब बेचैन हो गया था। उसने तनु को मैसेज किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने तनु को कॉल किया पर फिर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। प्रतीक ने फ़ोन साइड में रखा और बिस्तर पर लेट गया। एक तरफ भाभी की बात और एक तरफ उस इंसान की आवाज़। प्रतीक को इसी उधेड़-बुन में नींद आ गई और वो सो गया। आधी रात में फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। उसने फ़ोन को देखा तो तनु का कॉल आया था। उसने तुरंत उठाया और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ तनु, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? मैं तो डर गया था कि प्रतीक खामोश हो गया। तनु ने प्यार से कहा, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? लैब के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो बंद करके लाकर में रखा था।
प्रतीक ने आगे गंभीर होते हुए कहा, तनु वो वीडियो पूरी नहीं थी, उसमें तुम्हारे सीनियर का चेहरा दिख नहीं रहा था। तनु ने कहा, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, अब तुम्हें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तुम उन्हें क्यों देखना चाहते हो? प्रतीक ने सहज भाव से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। तनु ने कहा, ओके, तो कल मैं तुम्हें उनकी फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है? अच्छा, मैं अब रखती हूँ, तुम सो जाओ। और तनु ने फ़ोन काट दिया। प्रतीक ने फ़ोन साइड में रखा और फ़ोन फिर से आंखें मूंद ली। दूसरे दिन का इंतज़ार था। अगले दिन से 4-5 दिनों के लिए कॉलेज की छुट्टी थी, तो प्रतीक रुचि और मेघा के साथ दिन भर पूरा शहर घूमता रहा और मूवी देखने चला गया। उसे मेघा से ज़्यादा उस इंसान की फिक्र थी। शाम को प्रतीक ने मेघा को तनु के घर छोड़ा और मेघा उतर कर जाने लगी तो प्रतीक ने उसे रोकते हुए कहा, मेघा, आप क्यों हमें क्या मानती हैं? मेघा ने सहज भाव से कहा, दोस्त, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? प्रतीक ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही, और मुस्कुराते हुए चला गया। शाम को प्रतीक अपने रूम में बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था तो उसकी भाभी उसके पास आई और कहा, चलिए देवर जी, आपके कमरे की थोड़ी सफाई कर दूं। प्रतीक उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। भाभी ने बेडशीट निकाली, उसे झाड़ने लगी। तभी तकिए के नीचे रखा हुआ तनु का लिखा हुआ लेटर भाभी को मिल गया और वो उसे उठाकर बस पढ़ने ही वाली थी। तभी प्रतीक को याद आया कि तकिए के नीचे तनु का लेटर रखा है, तो वो पलक झपकते ही तुरंत वहां पहुंचा और भाभी के हाथ से लेटर लेकर हवा हो गया। भाभी को भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे हाथ में अभी लेटर था, पर एक सेकंड में देखते देखते गायब हो गया। उन्होंने तुरंत प्रतीक को आवाज़ लगाई, देवर जी जल्दी यहाँ आइए। प्रतीक दौड़ता हुआ भाभी के पास आया और उसके सामने खड़े होकर बोला, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? भाभी ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, अभी मैंने यहाँ बिस्तर पर एक लेटर पड़ा देखा और उसे उठाकर जैसे ही पढ़ने वाली थी कि वो हवा में गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतीक ने कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या भाभी माँ, आपको ना थकान हो गई है? आपको कहा कोई लेटर मिला है और वो भी मेरे कमरे में? लेटर कैसे मिल सकता है? आप ना दिन भर इतना काम करते हैं, इसलिए आपको ये सब दिखने लगा है। भाभी अभी भी हैरान थी, अपने हाथ को देख रही थी, तो प्रतीक ने उन्हें बिस्तर पर बिठाया और कहा, अब आपने अपने बच्चों की बात मानी और जाकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए और ये साफ़ सफाई मैं खुद ही कर लूँगा, आप जाइए। भाभी हैरान सी कमरे से बाहर निकल गई और प्रतीक कमरे की सफाई में लग गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 2 मिनट में कमरा चमका दिया और फिर लेटर को निकाल कर होठों से छूते हुए एक लंबी सांस लेकर कहा, जल्दी आ जाओ तनु, प्लीज़, कब तक मैं ये सब छुपा पाऊँगा? और फिर उसने लेटर को एक नोट्स के में सेफ रख दिया और उसे अलमारी में डाल दिया। प्रतीक अगले दिन किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मेघा ने उससे कॉल किया और पूछा, कहाँ हो आप प्रतीक? प्रतीक ने जो बिजी था किसी काम में, उसने कहा, मैं तो थोड़ा मार्केट तक आया था। जी कहिए, कुछ काम था क्या आपको? मेघा ने मासूमियत से कहा, वो आपके कुछ नोट्स चाहिए थी मुझे, पर आप तो बाहर हैं। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात है, आप घर जाकर ले लीजिए, कोई आपको मना भी नहीं करेगा। मेघा ने उदास होकर कहा, पर प्रतीक ने हक जताते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं मेघा जी, आप जाइए और मेरे कमरे से ले लीजिए, हम दोस्त हैं और आपका इतना तो हक है मुझ पर। और हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं खुद ही आपके पास आ जाता नोट्स लेकर। मेघा ने प्रतीक की बात सुनकर खुश होते हुए कहा, ओके, मैं खुद ही जाकर ले लेती हूँ, आप परेशान मत होइए, अपना काम कीजिए। मेघा प्रतीक के घर गई और सबसे बात करने के बाद प्रतीक के कमरे में गई। उसने सारे नोट्स ले लिए, पर उसे एक नोट्स नहीं मिल रही थी। उसने प्रतीक को मैसेज किया कि मुझे एक नोट्स नहीं मिल रही है। प्रतीक ने उससे मैसेज पे बताया कि वो अलमारी में रखी है, तो मेघा ने अलमारी खोली और नोट्स बाहर निकाल लिया। और उधर प्रतीक को याद आया कि उस नोट्स में तनु का लेटर है। वो वहाँ से भागता हुआ घर की तरफ आने लगा। इधर मेघा ने नोट्स को देखा और खोलकर अंदर पढ़ने लगी, पर नोट्स को चेक करते वक्त उसे तनु का लेटर मिल गया और वो उसे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गई। और तभी प्रतीक भी वहाँ पहुँचा। उसे भीगी आंखों से देख रही थी और प्रतीक कभी मेघा तो कभी तनु के लेटर को देखता। दोस्तों, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा
और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।